Next property is they act as catalyst. इनका पूरा फैमिली कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है. कैसे? उसका रीजन क्या है? पहला रीजन है बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट का काम करते हैं. लेट अस सी हाउ, कैसे हेल्पफुल है. देखो, एक रिएक्शन है SO2 प्लस O2. जब SO3 बनाते हैं तो ये रिएक्शन का यील्ड बहुत कम होता है. जैसे ऑक्सीजन SO2 को कह रहा है चल जा, मैंने तेरे साथ रिएक्शन नहीं करनी है. लेकिन हम जैसे ही V2O5 डालते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालते हैं, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है. आखिर ये V2O5 करता क्या है? देखो, V2O5 SO2 को बोलता है, बोल तुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना, चल ले जा, ऐश कर. इसको अपना ऑक्सीजन दे देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है V2O4 में. अब ये V2O4 में कन्वर्ट कैसे हुआ? क्योंकि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +4 है, तो अपने आप को 5 से 4 में इसने कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद ये V2O5 ऑक्सीजन का कॉलर पकड़ के बोलता है चल रिएक्शन तो तेरे को करनी पड़ेगी. ये उसके साथ वापस रिएक्शन कर लेता है. राइट? देखा कितने ब्यूटीफुली इसने अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज किया और इसको अपना ऑक्सीजन दे के रिएक्शन को फास्ट बना दिया. और दूसरी इनकी जो अदा है जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो ये है कि इनके पास एक टेंडेंसी होती है, दे एब्जॉर्ब एनर्जी. कौन एब्जॉर्ब करता है? जो इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करके उसको वापस री एमिट करते हैं या री एमिट करते हैं. री एमिट का मतलब क्या है कि जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी, रिएक्शन को बोलते हैं चल तू ले ले, तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसको प्रोवाइड करते हैं. एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्शन. राइट? तीसरा एक और रीजन है, कभी कभी तो ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं. गैसेस को बोलते हैं तुम आओ और यहाँ पे रिएक्शन कर लो. दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द गैसियस रिएक्शन टू टेक प्लेस. एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो, N2 और H2 मिलके जब अमोनिया बनाते हैं तो हम आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. आयरन यहाँ क्या करता है? आयरन सरफेस प्रोवाइड करता है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बोलता है आओ और मेरी सरफेस पे रिएक्शन करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है. They act as catalyst because they show variable oxidation state. They absorb energy and provide activation energy to the reaction. Third, they provide surface for gaseous reaction to take place. उनको बोलती हैं आओ और हमारी सरफेस पे आप रिएक्शन कर सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे फॉर्म. ये दे कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज स्मॉल एटॉमिक साइज, जो कि इनके पास है. सेकंड, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, they also possess the same thing. And third one is presence of vacant d orbitals. Vacant d orbitals. ये भी इनके पास होते हैं. So that's why they form complexes because of their smaller sizes, high effective nuclear charge, and presence of vacant d orbitals. Right? They also form interstitial compounds. इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? देखो, आपने स्टील देखा हुआ है, कितना गोरा चिट्टा होता है. आयरन देखा है, कैसी शक्ल होती है. आयरन के बीच में ना हम लोग कार्बन को मेल्ट करके डाल देते हैं. अब ये मैंने गोल गोल क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ये सबको पता है दुनिया के सारे एटम्स स्फेरिकल होते हैं. ये मैंने आयरन के एटम्स बनाए हैं. आप बॉल्स को जितना मर्जी टाइटली पैक करो, इंटरस्टिशियल साइट्स यानी कि खाली जगह बच ही जाती है. ये छोटे छोटे एटम्स है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दे गेट एंट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट्स और इसी से बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स.
they form interstitial compounds because small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen get entrapped into the interstitial sites. इसीलिए ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं. अब आप कहोगे इससे क्या होता है? इससे उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती हैं. आयरन और स्टील में डिफरेंस आपको पता ही है. जो स्टील है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है और जो आयरन है वो प्योर एलिमेंट होता है. सो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं. यू कैन हैव इट्स स्क्रीनशॉट. Next is they form alloys. alloys का मतलब क्या होता है? मैंने आयरन को मेल्ट किया, क्रोमियम को मेल्ट किया, निकल को मेल्ट किया, तीनों को मिक्स किया, शेक किया, ठंडा होने के लिए रख दिया. अब ये इसी को हम एलॉय कहते हैं. ये एलॉय बनाते क्यों है? बिकॉज ऑफ सिमिलर साइजेस. इनके साइजेस ना सिमिलर होते हैं. तो लैटिस होता है सॉलिड. सॉलिड में ये आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं. तो सिमिलर साइजेस की वजह से ये एलॉयज बनाते हैं. नेक्स्ट है दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस. वेल, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं? नहीं. वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाएंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 होती है. ये कलर क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन. DD ट्रांजिशन मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बताया था कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना तो इनका D ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, दो में टूट जाता है. T2G Eg इतना सा फर्क होता है. अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हैं ना T2G में, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाएंगे. और चांस की बात है जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो विजिबल रीजन में फॉल करती है. और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये वापस भी आएंगे. बस आते जाते रहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं और वो विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए ये कलर शो करते हैं. अब देखो स्कैंडियम 3+ में 3+ का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हमने. क्या बचा? 3D0. अब जब इसके D में 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर कहां से शो करेगा? तो ये कलरलेस होगा. राइट. अब हम चलते हैं कॉपर पे. कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s1. कॉपर 1+ का मतलब है 3D10 और कॉपर 2+ का मतलब है 3D9. अब इन दोनों में से ये वाला सॉल्ट कलरलेस होगा. कलरलेस क्यों होगा? जब सारा भरा होगा तो आएगा जाएगा कौन किसके घर में? कम से कम कोई जगह तो होनी चाहिए डीडी ट्रांजिशन के लिए. इट्स नॉट पॉसिबल. सो कॉपर 2+ के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और कॉपर +1 के कलर्ड नहीं होते, ये कलर्ड होते हैं. राइट. ऐसे ही टाइटेनियम 4+, और हम सबको पता भी है कि ये ब्लू होता है. कॉपर सल्फेट इज वेरी वेल नोन कंपाउंड दैट इज ब्लू इन कलर. सो टाइटेनियम 4+. देखो टाइटेनियम के अगर मैं चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ तो क्या बचता है? 3D0. ये भी क्या होगा? कलरलेस होगा. लेकिन टाइटेनियम 3+ के कंपाउंड्स पर्पल कलर के होते हैं. अब आपको पता चल गया होगा. आप अपने आप इफ यू नो द कॉन्फ़िगरेशन यू कैन इवैल्यूएट. आप अपने आप पता लगा सकते हैं कि कौन कलर्ड होगा और कौन कलरलेस होगा. जिंक के सारे सॉल्ट्स जो होंगे वो कलरलेस होंगे. वैसे तो हमें जिंक की बात करनी भी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि जिंक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल नहीं है. सो ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. केवल वही बनाएगा जिसके D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं. राइट. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज जो असाइनमेंट में देने वाली हूँ वो सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं बार बार मेरे ये आप वीडियोस देखिए और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे. हैव इट स्क्रीनशॉट. नाउ whatever I have taught you, I'm just writing the assignment so that you may evaluate कि आपको कितना समझ में आया है. Now assignment आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं. Assignment 1. The question is, why do
transition elements have high heat of atomization. Second is variable oxidation state, form colored complexes, show paramagnetism, and interstitial compounds. They form alloys. Why do they show strong metallic bond? Why do they make alloys? इन सब के आंसर आप बार बार मेरी वीडियोस देखो, आपको मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज शो वन disproportion reaction of d block elements. Right? Out of chromium 2 plus and Fe2 plus, which is stronger reducing agent? Why +2 oxidation state of first transition series is more stable? Right? Question number 5 is why K2PtCl6 या P2F6 एक ही बात है exist but not K2NiF6. Why fluorine and oxygen can take maximum oxidation state of elements, and which one is better, and why? इनमें से कौन बेटर है और क्यों? What is difference between variable oxidation state of transition elements दरवाजा नॉक मत करियो, मैं वो वीडियो बना रही हूँ. क्या करो? आवाज मत करियो, वीडियो बना. आई एम श्योर आपने जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी वो सॉल्व कर ली होगी. उसको सॉल्व करने के बाद ही आप इस पे क्लिक करेंगे. सो अब हम पढ़ रहे हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. एक्चुअली आपके सिलेबस में है ऑक्सो मेटल एनायोन. यू नो ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन, मेटल मीन्स ट्रांजिशन मेटल. इसको हम ऑक्सो मेटल एनायोन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज Cr2O7 2 नेगेटिव. और जब हम पोटेशियम लगा देते हैं तो वो सॉल्ट बन जाता है. इट इज द सॉल्ट ऑफ ऑक्सो मेटल एनायोन. वन इज K2Cr2O7. और सरप्राइजिंग बात है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 होता है, इसका ग्रुप नंबर भी 6 होता है. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6 एंड ग्रुप नंबर इज ऑल्सो 6. सो सबसे पहले है इसकी प्रेपरेशन. K2Cr2O7 बनाने के लिए हम पहले FeO.Cr2O3 फेरोक्रोम लेते हैं. उसको सोडियम डाइक्रोमेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं. मैंने पहले इसलिए लिख लिया ताकि आपका सेव हो जाए टाइम. सो बनता है Na2CrO4 जिसे हम सोडियम क्रोमेट कहते हैं, प्लस Fe2O3 और जो आपका Na2CO3 था इसमें से 8CO2 निकल जाएगा. बैलेंसिंग को याद रखना बहुत जरूरी है. कैसे करेंगे? जिसकी याद हो जाए कर लेनी चाहिए.
नहीं हो तो चलता है। सो 487 से हम लोग याद करते हैं। पहले आपने रिएक्टेंट लिख लिए, एक में क्रोमियम है, एक में सोडियम है और लास्ट वाला ऑक्सीजन है। तो आप क्या करेंगे, 487 प्रोडक्ट में Na2CrO4 बनेगा, Fe2O3 एंड CO2। देखो 8 सोडियम Na2 है तो ये 8 बनेगा, और यहाँ पे 8 CO3 है तो 8 CO2 बनेगा। इसमें आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि हम लोगों को 4 कंप्लीट करना है, Fe2O3 तो 2 मॉलिक्यूल्स आएगा। जो सोडियम क्रोमेट होता है ये येलो कलर का होता है। इसमें अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का बन जाता है, राइट, प्लस Na2SO4 एंड वाटर निकल जाता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए सोडियम डाइक्रोमेट में ही हम KCl डाल देते हैं, इन दोनों का एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये थर्ड वाली रिएक्शन करने की क्या जरूरत है एक्सचेंज ऑफर करने की? क्या हम इससे काम नहीं चला सकते थे सोडियम डाइक्रोमेट से? ये एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से ये इसकी जो कैलकुलेशंस है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वो ठीक नहीं आती हैं, इसलिए हम इसको एज प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। सो Na2Cr2O7 को हमने K2Cr2O7 में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और स्ट्रेंज बात बताती हूँ, जो ये डाइक्रोमेट आयोन है ना ऑरेंज कलर का, अगर आप इसमें बेस डाल देते हो तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4 2 नेगेटिव। इसमें अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये वापस ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अब CBSE में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि A और B ऑरेंज एंड येलो वाली स्टोरी। तो लेट मी टेल यू कि pH 4 पर दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। pH 4 पर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप pH को डिक्रीज करेंगे तो वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, अगर pH को इंक्रीज करेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। सो दिस इज द प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रैम तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, आप टेस्ट ट्यूब में डालो, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। लेट अस सी कैसे। पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये Cr2SO4 होल थ्राइस और K2SO4 और वाटर में कन्वर्ट होता है। बेसिकली देखने की कोशिश करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, 2 क्रोमियम का नहीं, 1 क्रोमियम का। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जब कोई स्पीशीज किसी रिएक्शन में अपनी रिडक्शन करती है तो नेचुरली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। देखो 6 से 3 में गया, दूसरा क्रोमियम भी 6 से 3 में गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 6। कमाल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक ही बैलेंस्ड रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सो 6 से 3 में गया, ओके। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो मोलर मास अपॉन 6, 294 K2Cr2O7 का मोलर मास है। इसे 6 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मोलर मास अपॉन 6 इक्वल टू 49। चलो देखते हैं ये क्या करता है। ये इसकी आयोनिक इक्वेशन है। आयोनिक मीन्स मैंने K2 हटा दिया, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट हटा दिया। नॉर्मली Cr2O7 जो है H+ के साथ रिएक्शन करके Cr3+ में कन्वर्ट होता है। देखा जाए तो मैंने यही तो लिखा है, बस सल्फेट हटा दिया, इसका मैंने K2 हटा दिया, राइट। और ये 7 वाटर बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। यही 6 इलेक्ट्रॉन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करते हैं। मैंने 6 क्यों लिखा यहाँ पे? बैलेंस करने के लिए। इस रिएक्शन को इसके साथ ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया। इस रिएक्शन में ये ऐड कर दो तो Fe2+ को 3+ में कन्वर्ट होगा। अभी जब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा तो मैं आपको 6-7 रिएक्शंस बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ काम आ जाएगा। सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है। कभी कभी सल्फाइड H2S के रूप में लिखा होता है, बात तो एक ही है, H2S लिखा हो या S2 नेगेटिव लिखा हो, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आपका सॉल्ट है, आपको पता लगाना हो कि इसमें क्लोराइड कंफर्म्ड है कि नहीं, तो सॉल्ट में K2Cr2O7 पाउडर डाल दो एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, और आपको
ये ब्राउन कलर के ऑरेंज, ब्राउन भी नहीं ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स आपको दिखाई देंगे। ये वेपर्स होते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। अगर ऑरेंज रेड वेपर्स उड़ते हैं तो समझ जाओ कि आपके सॉल्ट में क्लोराइड प्रेजेंट है। एक ये स्पेशल टेस्ट है, अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2O2 डाल देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको मिलता है CrO5। ये ब्लू कलर इसी की वजह से होता है, CrO5। इसकी खासियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है इसकी स्ट्रक्चर, जो कि बटरफ्लाई की तरह होती है। Cr ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, राइट। इस ऑक्सीजन का चार्ज -1 होता है, क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं पर ऑक्सो लिंकेज। इसका भी -1 है, इसका भी -1 चार्ज होता है, इन्हें हम कहते हैं पर ऑक्सो लिंकेजेस, राइट। और इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +6 है, 10 नहीं है। अगर हम X वाले फॉर्मूले से निकालें तो 10 निकलता है, वो नहीं है, राइट। इसका डीप ब्लू कलर होता है CrO5 का। अब जो K2Cr2O7 है उसकी स्ट्रक्चर क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, ये देखिए मैंने 2 नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है। अब एक बात और बड़ी स्ट्रेंज है, ये इसका कलर ऑरेंज है, राइट। ऑरेंज कलर क्यों होगा? DD ट्रांजिशन की वजह से। बट क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है इसमें, राइट। एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होता है, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D0 हुई। अगर 3D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो DD ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का है, तो इसका कलर कहाँ से आया जब D0 कॉन्फ़िगरेशन है? एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन से मोमेंटरली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है क्रोमियम में। इट इज बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली फ्रॉम ऑक्सीजन टू क्रोमियम। तो क्रोमियम के D में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री मार जाता है, जो DD ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ ऑक्सोमेटल आयोन है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। सो MnO4 इज द ऑक्सोमेटल एनायोन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +7 है और ग्रुप नंबर भी +7 है। सो KMnO4 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ये अगर हम सॉलिड देखें तो इसके ऊपर ग्रीन कलर की लस्टर होती है, लेकिन अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में तो वो पर्पल कलर का बनता है। इसकी प्रेपरेशन है MnO2 ले लो, पाइरोलोसाइड ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन, तीनों को कंबाइन करके आप अच्छी तरह से हीट कीजिए तो आपको मिलेगा K2MnO4। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट एंड दिस इज पोटेशियम मैंगनेट, जिसमें कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +6 होता है, प्लस वाटर बनेगा। उसमें हमारा था 487 जो बैलेंसिंग था, इसमें 241 है, 241, 2 MnO2, 4 KOH और 1 O2। जब आपको K2MnO4 मिल जाता है तो आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिए। आप इसकी ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, आप इसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलिटिक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन लिखी है। K2MnO4 की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पोटेशियम अलग हो गया, MnO4 2 नेगेटिव अलग, ये एनोड पे जाएगा, वहां जाके MnO4 में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब कैथोड पे कौन जाएगा? H+, लेकिन इसमें तो H+ था ही नहीं। Yes, because aqueous K2MnO4 we have taken. Aqueous means we have dissolved K2MnO4 in water. तो वाटर के जो H+ होते हैं वो कैथोड पे जाते हैं, क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल पोटेशियम से ज्यादा होती है। H+ H में कन्वर्ट होगा, फिर 2 H मिलके बाहर हमें हाइड्रोजन गैस जाती हुई दिखाई देगी। इसी KMnO4 को जब जो बन जाता है, इसी KMnO4 पे हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है? जब हम इसको हीट करते हैं तो ये और ये
वापस बना देता है। यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे KMnO4 ने अपना कर्ज उतार दिया, जिनसे बना था उन्हीं को वापस बना दिया। MnO2 और K2MnO4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। K2MnO4 और MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। किसी भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन जरूर बनती है। वेल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। जो K2Cr2O7 था वो केवल एसिड में काम करता है। अब KMnO4 बोलता है मुझे वाटर में डिसॉल्व कर लो, मैं तो भी ऑक्सीडेशन करूंगा। बेस में करोगे मैं तो भी ऑक्सीडेशन करूंगा, एसिड में करोगे मैं तो भी ऑक्सीडेशन करूंगा। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम KMnO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 में कन्वर्ट हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 3 का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय 3। मीन्स जब हम वाटर में KMnO4 डाल के उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम लेंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। मीन्स 158 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम KMnO4 में बेस डाल दें तो ये बनाता है K2MnO4, लेकिन हमें तो मेन ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देना है ना, तो +7 से ये चला जाता है +6 में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 158 डिवाइडेड बाय 1। सो KMnO4 में जब हम एसिड डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑफ कोर्स K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा और प्लस वाटर एंड 5 nascent oxygen will be released. You know how many electrons are being transferred here? +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। So 5 electrons are being transferred और इसीलिए इसका इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय 5 होगा। ये करता क्या है? ये ऑक्सीडाइजेज वही सेम K2Cr2O7 की तरह, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करता है, S2 नेगेटिव को S में कन्वर्ट करता है, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट करता है। देखो, एसिडिक मीडियम में 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगी तो 5 आएगा, राइट? इसमें आ जाएगा 5 एंड 2.5 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी 2.5 से, मतलब 2.5 से इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। या हम 5 और 2 मोल्स कर सकते हैं। जब मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगी अलग से, जब हम करेंगे तो उसमें आपको बैलेंसिंग और इसका ऑक्सीडेशन का तरीका बताऊंगी आपको मैं। ओके, KMnO4 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी इस्तेमाल होता है। आपने अपनी लैब में KMnO4 would have been used for oxalic acid titration और मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन में यूज किया होगा। आपको याद होगा, ये हम ब्यूरेट में लेते हैं और टाइट्रेशन फ्लास्क में हम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं। उसमें एक हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड की भर के लेते हैं। यू नो क्यों लेते हैं? टू मेक द मीडियम एसिडिक। एसिडिक बनाने के लिए हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इसको एसिडिक बनाने के लिए, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया आपने? क्या आप HCl नहीं ले सकते थे? चलो HCl ले लेते हैं। अगर हम KMnO4 की वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में HCl को लेते हैं तो क्लोरीन बोलता है KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड को छोड़ पहले मेरी ऑक्सीडेशन कर, यानी कि ये खुद क्लोरीन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो एसिडिक तो बनाया ही नहीं और KMnO4 खत्म किया, सो अलग। हम HNO3 भी यूज नहीं कर सकते। HNO3 KMnO4 को बोलता है तू पीछे हट, ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन मैं करूंगा, यानी कि खुद क्या बन जाता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इन 2 प्रॉब्लम्स की वजह से वी डोंट यूज HCl और HNO3, वी ओनली यूज सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक द मीडियम एसिडिक। वेल, इसकी नेक्स्ट है स्ट्रक्चर क्या है KMnO4 की? हम MnO4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं MnO4 नेगेटिव। अब इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो हमने इसलिए एक को सिंगल बॉन्ड से दिखाया हमने। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। कॉन्फ़िगरेशन 3d0। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d0 है।
स्ट्रक्चर ऑफ MnO4, ये देखिए इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. O negative one charge was there, so that's why I have written here one singly bonded oxygen. You know, the oxidation number of manganese in this compound is +7. Once again, it is having 3d0 configuration. Now the question arises, from where the purple color has come? Purple color आया कहाँ से? Actually, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. कहाँ से? ऑक्सीजन से ट्रांसफर होता है मैंगनीज में. और जब मैंगनीज में ट्रांसफर हो जाता है तो ये भी डी ट्रांजिशन शो कर सकता है, तो इसलिए कलर आता है. बेसिकली इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन 3d0 होती है. वेल, ये हो गया इसके कलर के बारे में. इसके यूजेस क्या हैं? जो KMnO4 है ना, ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है. इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. जिनके घरों में केटल्स होती हैं उस प्लेस को क्लीन करने के लिए KMnO4 से हम क्लीन कर सकते हैं. ये हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन कोल्ड में थोड़ा कम सोल्यूबल होता है. राइट आपको पता है KMnO4 के सॉलिड में डायरेक्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं करना चाहिए. We can't add directly sulfuric acid concentrated to KMnO4. एक्सप्लोजन हो जाता है. क्यों? Because of formation of Mn2O7, which is highly explosive in nature. Mn2O7 हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड में यूज नहीं कर सकते. होता तो हार्मलेस है, लेकिन बहुत तेज आवाज आती है अगर ये आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर देते हैं. यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट. Now we will start F block elements. Now what are the F block elements? In which last electron goes to F subshell of antipenultimate shell. Antipenultimate shell. You know what is this last shell? Last but one is known as penultimate shell. एंड लास्ट बट सेकेंड इज नोन एज एंटीपेनल्टीमेट शेल. और ये 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, एंड दीज आर केप्ट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल. Why? Because their properties do not match with the property of any of the element in the main body of periodic table. So that's why they are kept separately at the bottom of periodic table. These are lanthanoids. Why do they call lanthanoids? Because they follow lanthanum. लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनॉइड्स में आते हैं. एंड व्हाट आर द एक्टिनॉइड्स? एक्टिनॉइड्स जो है एक्टिनियम के बाद आते हैं. वेल, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज N-2F0 N-1D0 and NS2. This is their general electronic configuration. First of all, we will study about the lanthanoids. Now, lanthanoids, I need some space here, so that's why. Lanthanoids के members के names हैं. सिप्रा नदी में प्राइम मिनिस्टर शाम को यूरोप गए, वहां गड्ढे में पड़े टब में डाई हो गए, अरे तुम जब लूटने आए हो. 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा. कैसे? सिप्रा नदी में प्राइम मिनिस्टर शाम को यूरोप गए, वहां गड्ढे में पड़े टब में डाई हो गए, अरे तुम जब लूटने आए हो. नाउ हाउ टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन. इसमें आप 6s2 लिख के छोड़ दीजिए, ये सब में आएगा 6s2, राइट. 6s2 6s2 6s2, राइट. यहाँ पे यू राइट डाउन 4f आप लिख के लीव कर दीजिए. 4f सबके आगे लिखना है 4f, राइट. 4f. वेल, यहां पे हम लिखेंगे 5d1, राइट. यहां d में 1 होता है, f में 1 होता है, 1 और 1 2, और यहां पे आएगा 3 4 5 6 7 7.
जब सेकेंड टाइम वाला 7 आएगा उसके आगे आपको लिखना है 5d1। अब नेक्स्ट में क्या जाएंगे, 8 तो ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। जब सेकेंड टाइम का 14 आएगा तो आपको यहाँ पे 5d1 लिखना है। देखा कितनी आसानी से हमने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर ली। सिप्रा नदी में प्राइम मिनिस्टर शाम को यूरोप गए, गड्ढे में पड़े टब में डाई हो गए, अरे तुम यब लूटने आए हो। आप बार बार रिवाइंड करोगे ये वीडियो तो आपको लर्न हो जाएगा। 6s2 ये सब में लिखना है और 4f लिख के लीव कर दो। और 5d देखो केवल 3 प्लेसेस पे आएगा, एक फर्स्ट में, सेकेंड टाइम के 7 में और सेकेंड टाइम के 14 में आएगा। वेल ये सारे हमारे मेंबर्स हो गए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन। और एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो इसका 58 होता है, लेंथेनम का 57 होता है। दे फॉलो लेंथेनम दो, सो वी कॉल देम लेंथेनॉइड्स। 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 70। इसका लास्ट में है 71। तो अगर आपको सिप्रा नदी वाली लाइन याद हो गई, एटॉमिक नंबर्स लर्न हो गए, बिकॉज फर्स्ट वन इज ऑफ 58, वन यू हैव टू कीप इन माइंड एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज सो सिंपल। नाउ दे शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। They don't show variable oxidation state, they show common oxidation state +3। But सीरियम कहता है कम ऑन, मैं 3 नहीं शो करूंगा, मैं तो 4 शो करूंगा। हमने पूछा क्यों, तो बोलता है 4f, अगर मेरे चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो लेफ्ट आउट होगी दैट विल बी 4f0 एंड दैट इज वेरी स्टेबल। सो सीरियम 4+ है। अब यहाँ पे आप आ जाइए दिस वन, इसका भी 4f76s2 है। तो यूरोपियम कहता है मैं भी +2 शो करूंगा, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स माई कॉन्फ़िगरेशन इज एक्जेक्टली हाफ फिल्ड एंड दिस इज वेरी स्टेबल। सो दैट्स वाई यूरोपियम भी कितना शो करेगा, +2 शो करेगा। एक YB है यट्रिबियम, ये भी 4f14 और 6s2 होता है, तो ये भी कहता है कि मैं 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूंगा। So these are the exceptions to their family, lengthenoid family. Well, but दिल है हिंदुस्तानी, means है तो ये lengthenoid ही, लौट के वापस आएंगे घर। सीरियम जब अपनी रिडक्शन करेगा +3 में आने के लिए तो कौन सा एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यूरोपियम और यट्रिबियम they will also try to come to +3 oxidation state, but they will be oxidized themselves, so they will act as reducing agent. Right? Now, their common oxidation state is +3, but these are the exceptions. At the same time, they are also working as oxidizing agent and reducing agent. So next is lengthenoid contraction. ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स फ्रॉम, हम लेंथेनम वैसे इट्स नॉट द मेंबर ऑफ दिस सीरीज, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। द मेंबर्स आई हैव रिटन लाइक दिस, मैंने इसको वर्टिकल लिखा है, ये लेंथेनॉइड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम is known as lengthenoid contraction. Lengthenoid की contraction, right? So this is the gradual decrease in size from cerium to lutetium. Now the question is why? Because of poor shielding of nucleus by inner lying 4f electrons. Totally 6 shells are there, but in 4f इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है ये पुअर होती है। जैसे ये न्यूक्लियस को कह रहे हो तो जा बाहर, हमें तेरा चार्ज नहीं चाहिए, मींस 4f के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को फील नहीं करना चाहते, तो ये चार्ज बाहर जाएगा और बाहर वाले शेल को खींच के ले आएगा, बोलते ये तो मुझे लेता नहीं, तू ही ले ले मेरा चार्ज, तो इसलिए साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट? सो बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ nucleus by inner lying 4f electrons. Now what are the consequences? इससे क्या होता है? इसके consequences हैं कि पहली बात, सभी लेंथेनॉइड के साइज सिमिलर होते हैं, सिमिलर
साइजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो उससे होता क्या है, दीज आर नॉट सेपरेटेड इजीली, हम इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। सो सेपरेशन के लिए हमें आयोन एक्सचेंज मेथड यूज करना पड़ता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है, आई टोल्ड यू अर्लियर कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो साइज थे वो सिमिलर होते हैं इसी की वजह से, यानी कि साइजेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर सिमिलर बिकॉज ऑफ दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और थर्ड वन क्या है कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide। Well, this is quite common, हमने तो पी ब्लॉक में भी पढ़ा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है, जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, वो तो हमने पहले भी पढ़ा है। सो दीज आर थ्री कॉन्सिक्वेंसेज। वंस अगेन, lanthanolids and actinoids are the member of F block elements. They are kept at the bottom of periodic table because their properties do not match with the property of any of the element in periodic table. Now lanthanoids follow lanthanum. The first member is cerium. सिप्रा नदी में प्राइम मिनिस्टर शाम को यूरोप गए, गड्ढे में पड़े टब में डाई हो गए, अरे तुम यब लूटने आए हो। देन हाउ टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन आई हैव टोल्ड यू। Their common oxidation state is +3, but some shows cerium shows +4, europium +2, ytterbium +2. But they will act as oxidizing and reducing agent accordingly as they are changed to the +3 oxidation state. Lanthanoid contraction is the gradual decrease in size from lanthanum to lutetium because of poor shielding of nucleus by inner lying 4f electron, and these are the three consequences. Now what the special thing about lanthanoids is, they also show FF transition just like D block elements. They show FF transition and their compounds are also colored. इनके compounds भी क्या होते हैं, colored होते हैं, right? ये silvery white heavy metals होते हैं, सिल्वरी वाइट हैवी मेटल्स, और ये भी पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, दे शो पैरामैग्नेटिज्म। कंपाउंड्स कलर्ड हैं, सिल्वरी वाइट हैवी मेटल्स हैं, दे शो पैरामैग्नेटिज्म। और इनका एक यूज क्या है, इनका इंपॉर्टेंट एलॉय है मिश मैटर। What is this mish matter? This is made up of 95% lanthanoids, सारे मिक्स होते हैं because their sizes are similar, properties are similar, they are found together. So 95% lanthanoids होते हैं, 5% iron होता है, और sulfur, carbon, calcium, aluminium, they are found in traces. And this is pyrophoric in nature. ये pyrophoric होता है and used in bullet shells, flames, etc. Right? ये इनका फर्स्ट यूज है। एलॉय मिश मेटल इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा है कि जो सीरियम के सॉल्ट्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड, बेसिकली रिड्यूस करते हैं ना, खुद रिड्यूस करता है, आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं ये। और सीरियम को अगर ग्लास में मिक्स कर दिया जाए तो ये उसको यूवी रेजिस्टेंट बना देता है। इफ इट इज मिक्स्ड विद ग्लास इट विल मेक इट यूवी रेजिस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट lanthanoids. And the next member is actinoids. Actinoids basically don't start from actinium. Their first member is thorium. Let us try to understand their configuration and the names of the members. AC हम लिख देते हैं, but this is not the member of actinoid. अंकल थापा ने यूरेनियम को नेपच्यून, प्लूटो, अमेरिका की सैर कराई। वहां बुरके में बैठे बुरका बीके में बैठे सैफ ने आइंस्टीन को एफएम सुनाकर मैड बना दिया। नो लॉरी, फिर सॉरी कहने लगा, हमने कहा नो लॉरी। सो एक्टिनियम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस, 14 एलिमेंट्स आर कंप्लीट।
अंकल, हम अंकल को यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज। अंकल थापा ने यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटो, अमेरिका की सैर कराई। वहां बुरके में बैठे सैफ ने आइंस्टीन को एफएम सुनाकर मैड बना दिया। जब सॉरी बोलने आया तो हमने बोला नो लॉरी, अब कोई सॉरी नहीं मिलेगी। इसमें आपने क्या करना है, 7s2 सब में आएगा, जैसे उसमें 6s2 आता था, 7s 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 सब में आएगा। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 6d और 5f। आप 5f लिख के लीव कर दो, 5f 5f। हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका यही होता है। वैसे तो क्रैम करना इट्स नॉट इजी जॉब, आसान नहीं है, बट ऐसे थोड़ा याद हो जाता है, राइट। अब इसमें 6d में 2 डाल दीजिए। थोरियम के F में एक भी नहीं है, सरप्राइजिंग। अगर F में था नहीं तो ये F ब्लॉक एलिमेंट कैसे हुआ? एक्चुअली क्या होता है, जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, जब ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन F में जंप मार जाता है। तो चलो लाइफ में कभी ना कभी तो आया ना F में। वेल, इसमें कुछ नहीं होता है। अब इसमें आप 6d1 लगातार लिखेंगे 3 में। उसमें 5d1 था, अगर आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें 3 प्लेसेस पर 5d1 था। यहाँ पे शुरू में ही पहले 6d2 है, फिर 6d1 है, ये 6d1। 7s2 तो खैर सब में ही सेम आएगा, ये सेम लिखना है, ओके। तो 2 और 2 4 हो गए, ये तो 2 रहेंगे, ये 1 और 2 मिला के कितने हो गए? 3 4 5, 5 और 6 ये मिला के कितने हो गए? यहाँ पे 2 है ना, तो ये कितना आएगा? सॉरी 2 ही आएगा ना, 3, इन दोनों को मिला के 3 हो गया। 2 फिर 2 3 4, 4 और 1 5 6 7 7। जो सेकंड टाइम वाला 7 होगा ना, यहाँ पे फिर से 61 आएगा। ये सारा नीचे पीछे वाले की तरह है। 8 नहीं है, 7 और 1 8 होता है। 9 10 11 12 13 14 14। सेकंड टाइम वाला जो 14 होगा, वहां पर दोबारा से 61 आएगा। सो हम इसको याद कैसे करेंगे? पहले तो अंकल थापा वाली स्टोरी आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि हमने 0 से स्टार्ट करा। जब यहाँ 2 थे तो एक यहाँ लिखा 3 होने चाहिए ना, नेक्स्ट में एक यहाँ लिखा 2, ये 3 4। अब नेक्स्ट में D नहीं है, यहाँ पे 6D 0 है सबका, बाकी बचा हुआ। तो 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, राइट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों वेरिएबल? इसलिए करते हैं कि 5f 6d और 7s इनकी एनर्जी कंपेरेबल है। जिसकी भी पेनल्टीमेट लास्ट और एंटी पेनल्टीमेट शेल की एनर्जीज अगर कंपेरेबल होंगी किसी भी सब शेल की, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f 6d and 7s subshells, right? Now, जो ये इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई, जबकि लेंथेनॉइड्स की कम होती है। इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी उनसे ज्यादा होती है। ये भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। दे ऑल्सो शो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। इनका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है, विच इज मोर, जो कि ज्यादा है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये मतलब लेंथेनॉइड से डिफर करते हैं। अब क्वेश्चन उठते हैं कि ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो 4f की पोर शील्डिंग की वजह से थे, ये 5f की। इसका मतलब 5f की पोर शील्डिंग मोर पुअर है, बिकॉज ऑफ मोर पुअर shielding by 5f इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनका उनसे ज्यादा होता है। एक्चुअली द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन CBS इज राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स नॉन रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हाई, लेस, actinoid contraction which is more than lanthanoid contraction. So this is all about D and F block elements. Watch again and again this video and try to solve your NCERT's back
questions. If you have any queries or doubts, you want to ask me something, then mail me at surekhachemistry@gmail.com. लेकिन हर बार हेडिंग डालिएगा आप सुरेखा's केमिस्ट्री. Whenever you want to ask me something, तो heading should be Surekha's Chemistry. Thank you for watching. D ब्लॉक एलिमेंट्स में आयोनाइजेशन एनर्जी अगर किसी भी एलिमेंट की ये पता लगानी हो कि सेकेंड या थर्ड IE ज़्यादा है उससे या नहीं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है. जैसे कि हम लोगों ने लिखा था शक्ति, विक्रम, फैकौनी, क्यों जाना. इसमें था 3D1 4s2, 3D2 4s2,